साथियों नमस्कार। यहाँ पर हम एनवायरमेंटल साइंस के 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 की एक शिक्षिका फ्रिक्शन पढ़ाते समय यह समझाती है कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है और उपयोगी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण घर्षण की उपयोगिता के संदर्भ में गलत है? पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। जूतों के तलवे और जमीन के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। मशीनों के पुर्जों का घिस जाना, ये वाला देखिए, ये इसकी जो है उपयोगिता यहाँ पर नहीं है। ये क्या, घर्षण का नुकसान है, ये उपयोगिता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड से संबंधित है। एक घास के मैदान में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब इसमें हमें विकल्प दिए हैं तीन। अब इसमें बताइए आप कौन सा आंसर इसमें होगा। ए में दिया है फर्स्ट और थर्ड, बी में दिया है केवल टू, सी में दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है ये तीनों ही हमारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ईवीएस शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण अपनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम, देखिए कम, सबसे कम, ये देखिए ये सबसे कम, ये ट्रैप है। सबसे ज़्यादा सोच लेते हैं लेकिन ये सबसे कम है। छात्रों के पिछले अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण कर देना, छात्रों को स्थानीय जैव विविधता पर एक शोध परियोजना देना, पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषाओं अक्सर याद रखने के लिए कहना, समूह चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजना। तो सबसे कम कौन सी यहाँ पर, ये वाले सी, सबसे कम उपयोग। परिभाषाओं को याद करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। तो ये भी हमारी जो है गतिविधि जो है सबसे कम प्रभाव। देखिए क्वेश्चन 4 है हमारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायो मैग्निफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं विषाक्त पदार्थों की सांद्रता कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें सी, यह केवल शाकाहारी जीवों को प्रभावित करता है, इसका ऊर्जा के प्रवाह से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा, देखिए ये वाला बी वाला, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन के अर्थ में लिया जाता है। 5, क्लास 4th स्टूडेंट छात्रों को पानी की कमी विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक रोल प्ले का आयोजन करता है। इस शिक्षण पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों में सहानुभूति और वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और छात्रों के बोलने में कौशल सुधार करना। देखिए ये जो सहानुभूति वर्ड है
ये 1 से 5 तक के जो हमारा सीटेट फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स है सहानुभूति और वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। ये देखिए संवेदनशीलता भी पॉजिटिव टैग वर्ड, वास्तविक जीवन, सहानुभूति, ये सभी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 6 निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ये देखिए उद्देश्य नहीं है, तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? छात्रों के सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, उपचारात्मक शिक्षण का प्रदान करना, छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर पास या फेल की श्रेणी में विभाजित। जो गलत है वो ही सही है। जब भी ये नहीं आता है तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेगेटिव ही देखना, जो नेगेटिव है, जो गलत है वही सही है। 6 7 मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष राजस्थान और उड़ीसा की दिशाएं क्रम से क्या होगी? तो यहाँ पर आप इसको अवलोकन कर सकते हैं मैप के द्वारा भी। ये वाला इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं? इंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर 10,000 ऊर्जा उपलब्ध है, जूल ऊर्जा उपलब्ध है, तो तृतीयक उपभोक्ता जो टर्सरी कंज्यूमर हैं स्तर पर कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? कितनी ऊर्जा पहुंचेगी इसके बारे में गैस कीजिए। 1000 जूल, 100 जूल, 10 जूल और 1 जूल। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? प्रत्येक स्तर पर केवल जो है 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है, तो इसका 10% निकालने के बाद में हमारा जो है आंसर जो है इसका ऑप्शन सी आया। क्योंकि टर्सरी लेवल पे चले गए ना तीसरे स्तर पर, तो इसका आंसर सी। 9 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों का समावेश करने का वैध कारण क्या है? किस्से और कहानियां क्यों उसमें यूज किए जाते हैं? बच्चों को काल्पनिक दुनिया में ले जाना, अवधारणाओं को संदर्भगत अधिगम वातावरण प्रदान करना, पाठ को केवल मनोरंजक बनाना, शिक्षकों के काम को आसान बनाना। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी, जो अवधारणाएं हैं उनको कॉन्टेक्चुअल अधिगम वातावरण प्रदान करना। 10 सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया गया है? केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करना, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं का समझौता किए। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी, ये वाला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर 11 ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। पारिस्थितिक तंत्र में उभयरोधी क्षमता बफरिंग कैपेसिटी का क्या अर्थ है? किसी पारिस्थितिक तंत्र की बाहरी परिवर्तनों जैसे प्रदूषण को सहन करना और खुद को संतुलित करने की अक्षमता। केवल जलीय जंतुओं की पानी में रहने की क्षमता, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर, मृदा का बंजर होने की प्रक्रिया। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की बाहरी परिवर्तनों जैसे प्रदूषण को सहन करने और खुद को संतुलित बनाए रखने की अक्षमता को ही बफरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बोला गया है। इसी को हम बफरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बोलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर ईवीएस
के शिक्षण में थीम आधारित पाठ्यक्रम क्यों अपनाया गया है? जो थीम आधारित पाठ्यक्रम हैं, वो क्यों अपनाया गया है? विषयों के बीच की सीमाओं को सख्त बनाने के लिए, छात्रों के लिए बोझिल शब्दावली को कम करने के लिए, विषयों के बीच एकीकृत और अंतर संबंधित संबंध विकसित करने। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, सी वाला। क्योंकि हमारा ईवीएस का हम पहले ही बता चुके हैं, ईवीएस की जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड है और होलिस्टिक वे में, खंड के रूप में नहीं है बल्कि एकीकृत रूप में हम इसको लेते हैं। ये 2005 जो एनसीएफ में उसमें ये बताया गया है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह गायब हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी जो पृथ्वी का जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या अगर CO2 कम हो जाए, गायब हो जाए, तो उसका जो तापमान है वो कम हो जाए, ग्रीन हाउस पैदा करता है, CO2 ग्रीन हाउस पैदा करता है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा इसमें। 14 ये भी एनसीईआरटी से लिया गया। शिक्षक कक्षा में सांप के बारे में पढ़ाते समय कहता है कि सांप के कान नहीं होते, फिर भी वह संगीत बीन की धुन पर प्रतिक्रिया देता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? सांप आंखों से ध्वनि तरंगों को देखता है। सांप जमीन के माध्यम से होने वाले कंपन को महसूस करता है। सांप के शरीर में आंतरिक कान बहुत विकसित होते हैं। सांप केवल डर के कारण हिलता है। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर वैज्ञानिक कारण ये है, सांप जमीन के माध्यम से होने वाले जो वाइब्रेशन हैं उसको महसूस करता है। 15 नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के पिरामिड का विश्लेषण करें। घास, उसके बाद में टिड्डा, मेंढक, सांप और मोर। यदि टिड्डे को 500 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, टिड्डे को इतनी, तो सांप को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 5 जूल, क्योंकि अगले स्तर पर 10% चलता रहता है, तो इसको सिर्फ 5 जूल ही ऊर्जा प्राप्त होगी। 16 है हमारा, ईवीएस की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप के दौरान एक छात्र पूछता है कि पत्थर क्यों नहीं बढ़ते जबकि पौधे बढ़ते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? कहना चाहिए कि ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच उपापचय मेटाबॉलिज्म और वृद्धि के अंतर पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए, उसे जीव विज्ञान की बड़ी किताबें पढ़ने के लिए कहना चाहिए। तो इसका आंसर बी, जो जीवित हैं और निर्जीव वस्तु के बीच जो मेटाबॉलिज्म और वृद्धि के अंतर पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। सेंट जल चक्र वाटर साइकिल की प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन का क्या महत्व है? यह केवल महासागरों के जल स्तर को बढ़ाता है, यह पौधों के माध्यम से वायुमंडल में नमी पहुंचाता है और वर्षा में सहायक होता है, यह मिट्टी से पोषक तत्वों को नष्ट करता है, इसका वर्षा से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? बी वाला, जो वाष्पोत्सर्जन है वाटर साइकिल में वेपोराइजेशन होता है, तो ये क्या पौधों के माध्यम से वायुमंडल में नमी पहुंचाता है और वर्षा में सहायक है। एक शिक्षिका ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाते समय अल्बेडो प्रभाव का जिक्र करती है, इसका तात्पर्य क्या है? अल्बेडो प्रभाव का सूर्य की ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी की सतह द्वारा रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, पौधों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई।
तो इसका आंसर हमारा ए। ये सूर्य की ऊर्जा का वह पार्ट है, वह भाग है जो पृथ्वी की सतह द्वारा रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। तो बर्फ का अल्बेडो सबसे अधिक होता है, इसलिए वह गर्मी को परावर्तित करती है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति होती है, क्योंकि यह बच्चों की याददाश्त तेज करती है। यह शिक्षार्थी को उनके परिवेश के साथ जोड़ती है और कल्पना, ये देखिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें टैग वर्ड मिले हैं, परिवेश के साथ में जोड़ना और इमेजिनेशन कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना। तो बी वाला ऑप्शन ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। बायोम और पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, बायोम और इकोसिस्टम के बीच में मुख्य अंतर क्या है? बायोम केवल पानी में होते हैं और इकोसिस्टम तंत्र हमेशा बायोम से बड़ा होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से ए ऑप्शन में समझाया, यही करेक्ट है हमारा। बायोम एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समान जलवायु और वनस्पति होती है, जबकि इकोसिस्टम में तंत्र में जैविक जैविक भी और अजैविक घटक की भी परस्पर क्रिया है। तो ये हमारा मुख्य अंतर है। कथन, ऊंचाई पर जाने पर भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। रीजन, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो इसमें आंसर क्या देखिए, ये इसका जो है ये भी ए भी सही है और बी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए जैसे ऊंचाई बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है जैसे 100 होता है, उस 100 से पहले ही जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए भोजन पकाने में जो है समय ज़्यादा लगता है। अब देखिए क्वेश्चन आया 22 है यहाँ पर ये वाला। एक इकोसिस्टम में कीस्टोन प्रजाति का क्या अर्थ है? वह प्रजाति जो संख्या में सबसे अधिक होती है, वह प्रजाति जो अपने समुदाय की संरचना और कार्यों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, भले ही उसकी संख्या कम हो। वह प्रजाति जो केवल ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, वह प्रजाति जो विलुप्त के कगार पर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा कीस्टोन स्पीशीज ये है बी वाला, जो अपने समुदाय की संरचना और कार्यों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, भले ही उसकी संख्या कम हो। तो कीस्टोन प्रजाति इसको बोलते हैं। 23, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षिका एक प्रयोग करती है जिसमें वह एक जलते हुए कैंडल को ग्लास से ढक देती है और वह बुझ जाती है। इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसका शैक्षणिक उद्देश्य? छात्रों को यह बताना कि आग खतरनाक है, छात्रों को वायु की उपस्थिति और कंब्यूशन दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के बारे में तर्क करने के लिए प्रेरित करना। ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है उसकी आवश्यकता के बारे में तर्क देते हुए उसको समझाना, उसको प्रेरित करना। 24, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हों, आर्थिक रूप से सस्ते हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, उच्च गुणवत्ता वाले हों। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला।
इको फ्रेंडली बोलते हैं जिनको, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो उनको इको मार्क दिया जाता है। लास्ट, मानचित्र पढ़ा पढ़ते समय छात्र को स्केल की समझ होना क्यों आवश्यक है? मानचित्र को रंगीन बनाने के लिए जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के संबंध को समझने के लिए, मानचित्र की दिशाएं याद रखने के लिए, केवल मानचित्र को साफ सुथरा। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच संबंध समझाने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार हमने 25 एमसीक्यू यहाँ पर आपको बताए हैं ईवीएस के, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद।